उफ। फारिस। जन्नत के हलक से घुटी घुटी चीख निकली। आंखों में खौफ और हिरास फैल गया। ना हाथ मुंह पर जमाए वो मुतवहिश से होकर पीछे हट गई थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसके वजूद में अब कोई हरकत नहीं रही थी। वो रो देने वाली हो गई। डॉक्टर बुखारी अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसके समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। जन्नत। उसे यूं लगा जैसे नाना ने कंधे पर हाथ रखा हो, हिम्मत बंधाई हो, हौसला दिया हो। एक साथ कई मंजर उसकी आंखों में लहराए थे। खुद पर तारी जमूद को तोड़ते हुए वह एकदम हरकत में आई। फारिस को सीधा लिटाते हुए उसने नब्ज चेक की। फिर इसे सीपीआर देना शुरू किया। बहती हुई आंखों और लरजते दिल के साथ वो इसे तब तक सीपीआर देती रही जब तक डॉक्टर बुखारी नहीं आ गए थे। उसकी हालत के पेश नजर उसे फौरी अस्पताल ले जाना पड़ा। इमरजेंसी रूम तक वो उसके साथ साथ थी। लेकिन उसके बाद ठंडे सर्द कॉरिडोर में वो खड़ी तन्हा ही डॉक्टर्स के अमले में अफरा तफरी देखने लगी। वक्त बदल गया था लेकिन खौफ इसी अंदाज में इसी रास्ते से आ लपटा था। ऐसा साथ यूं हुए थे जैसे वही अजियत एक बार फिर अपना आप दोहरा रही हो। आखिरी बार इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो अपने नाना के साथ आई थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ था। उसे याद था वो उनके चेहरे से सफेद चादर हटाकर डॉक्टर्स की मिन्नतें कर रही थी कि वो उन्हें जिंदगी की तरफ वापस ले आए। इस दिन जब उसने नाना का हाथ पकड़ा था तो वो सर्द था। फारिस का हाथ भी तो कितना ठंडा हो रहा था। उसने डॉक्टर बुखारी को आईसीयू से बाहर निकलते देखा तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद उठकर उनके पास जाती। फिक्र की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहिर है। उन्होंने करीब आकर कहा तो उसे लगा जैसे काफी देर बाद उसे सांस आया हो। उस अगर आप सीपीआर ना देती हम उसे ना बचा पाते। एक लम्हे की ताकीद भी उसे मौत के घाट उतार सकती थी। उसे क्या हुआ था? कैट एलर्जी। इस बार रिएक्शन ज्यादा शदीद हो गया था। कैट एलर्जी। जन्नत की आंखें पहनी। वो बराह रात उसके साथ फारिस की कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, साथ साथ तसल्ली और दिलासा भी दे रहे थे। मैं इसके लिए ऑटो इंजेक्टर लिख कर दूंगा, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में फायदेमंद साबित होगा। तबीयत इस हद तक नहीं बिगड़ेगी इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बुखारी जा चुके थे मगर वो अपनी जगह परेशान खड़ी रह गई थी। अगर वो कमरे में ना जाती, बर वक्त दिमाग काम ना करता, वो उसे सीपीआर भी ना देती तो शायद उससे आगे जन्नत से कुछ भी ना सोचा गया। उसने मिसेस शिराजी से फोन पर बात की जो फारिस के लिए हद दर्जा फिक्रमंद नजर आ रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था वो अभी उठकर उसके पास अस्पताल आ जाए। वो अब खतरे से बाहर है आंटी, उसे जैसे ही होश आएगा मैं आपकी बात करवा दूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं ना उसके साथ, उसने कहा था। उसका ये कहना ही मिसेस शिराजी को मुतमईन कर गया था। उनसे बात करने के बाद वो काफी देर तक बेकरारी से कॉरिडोर में ही टहलती रही थी। उसे जब मुकम्मल तौर पर होश आया था तो धरती पर अंधेरे फैल चुके थे। कमरे में नीलगुम बल्ब जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी में उसे इदराक था कि वो अस्पताल में है। ऑक्सीजन मास्क उतार कर गर्दन पर ठहराते हुए उसकी निगाह बेसाख्ता जन्नत कमाल की तरफ गई। दाएं तरफ कुर्सी पर बैठे बिस्तर के किनारे सर टिकाए जाने कब उसकी आंख लग गई थी। अपना दाहिना हाथ उसे गैर महसूस अंदाज में पीछे हटा लिया था जो उसके बालों को छू रहा था। ये कह एक उसे सीने में दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई। आंखें मूंदे वो अगले कई लम्हों तक गहरी सांसें लेता रहा मगर बावजूद कोशिश के भी अपनी कराह न दबा सका। जन्नत हड़बड़ाकर सर उठाया फिर फौरन उठकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसके थकन ज़दा निढाल चेहरे की रंगत जर्द थी। आंखों के पपोटे भारी सूजे हुए थे लेकिन गर्दन और सीने पर अब रैशेस नहीं थे। अब कैसी तबीयत है? वो पूछ रही थी। मम्मी कैसी हैं? वो आवाज भारी कुछ हद तक बदली हुई थी। जन्नत उसे कुछ हैरत से देखकर रह गई। वो नीम गनोदगी के आलम में उसे याद थी। वो तो उसकी माँ बेफिक्र भी हो रही थी तो सिर्फ उनकी वो बिल्कुल ठीक है। झुककर उसने मध्यम आवाज में तसल्ली दी। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी। उसने भारी तनफ्फुस के बीच कहा। मुस्तैदी से गिलास में पानी उंडेलकर उसने फारिस की गर्दन को सहारा देकर गिलास लबों से लगा लिया। उसने चंद घूंट लेने के बाद तकलीफ से चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए गिलास दूर हटा दिया। गले की सोजिश अजियत का बाइस बन रही थी। चंद लम्हों तक खाली नजरों से किसी गैर मरई नुक्ते को देखते रहने के बाद उसने आंखें बंद कर ली थीं। दोबारा उसे होश दिन के उजाले में उस वक्त आया जब मशरकी दीवार की तमाम खिड़कियों पर से जन्नत कमाल ने पर्दे खींच कर हटा दिए थे। धूप की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगीं तो सोती जागती कैफियत में उसने आंखें खोल दी थी।
खिड़की से बाहर सर निकालकर जाने किसे जोरों शोर से हाथ हिलाकर वो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ सीधी हुई तो फारिस बरदान पर नजर पड़ते ही उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। वो फूल जिन्हें वो हाथ में पकड़े थी उसकी डंडियां भी ढलक सी गई थी। फारिस ने बटन दबाकर बिस्तर को सिटिंग पोजीशन में एडजस्ट किया। वो अपनी जगह खड़ी यकायक अजनबी हो गई, खामोश हो गई, सपाट हो गई। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जितने भी रंग बिखरे थे वो अब आंखों में भी ना रहे थे। शाने बेनियाजी से उसने अपना रुख बदला, गुलदान में फूल डाले और बाहर निकल गई। दोबारा उसकी आमद डॉक्टर बुखारी के हमरा हुई थी मगर वो खुद अंदर नहीं गई थी। मैं अब ठीक हूँ, घर जाना चाहता हूँ। चेकअप के बाद वो डॉक्टर बुखारी से मुखातिब था। वो नाखून के साथ खेलती दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। इस पर हम कल बात करेंगे, फिलहाल तुम सिर्फ रेस्ट करो। डॉक्टर बुखारी कह रहे थे। आप समझ नहीं रहे, मुझे कल मीटिंग। फारिस, उन्होंने कुछ सख्ती से उसकी बात काटी थी। मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें अपने लिए थोड़ी सी संजीदगी दिखा देनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कल तुम्हें किस हालत में अस्पताल लाया गया था। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है, ऐसी सिचुएशन में तो फैमिली मेंबर्स हौसला छोड़ देते हैं। पर इसने हिम्मत नहीं हारी। दरवाजे पर खड़ी जन्नत कमाल ने अपना दाना हाथ पेशानी पर मारा। ये डॉक्टर बुखारी, उफ। क्रेडिट देना जरूरी था क्या? एम्बुलेंस के आने तक इसने तुम्हें सीपीआर दिया। वो तफसील में जा रहे थे। कुछ घबराकर वो उनकी बात कता करने को तेजी से अंदर आ गई। दोनों ने सर उठाकर उसे देखा। डॉक्टर बुखारी मुस्कुराए। वो अपनी उड़ी हुई रंगत के साथ मुस्कुरा तक न सकी। उसने फारिस की तरफ देखे बगैर मिसेस शिराजी का नंबर मिलाकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आंटी से बात कर लो। वो फिर इसी सीरत से वो कमरे से निकल गई थी। सीन बदलता है। अस्पताल के वीआईपी रूम में वो काउच पर बैठी सेब काट रही थी जब अचानक ही उसे अपने चेहरे पर निगाहों की तपिश का एहसास हुआ था। बेसाख्ता सर उठाया तो निगाहें फारिस से टकरा गईं, जो सपाट चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। उसे नजरों का जाविया बदलने की कोई कोशिश नहीं की थी। जन्नत ने उलझ कर नजरें हटा ली। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि उसने यूं इसे अपने हिसार में लिया हो। चंद लम्हों के बाद उसने फिर सर उठाया। वो अब भी उसे ही देख रहा था। चेहरे बेतासुर था मगर आंखों का तासुर गैर वाजे। न गुस्सा था, न नरमी, न सख्ती, न अदावत। पर सोच निगाहों में कुछ और था। जन्नत पर अजीब सी घबराहट तारी हो गई। कहीं वो उसको थप्पड़ याद करके इंतकाम का तो नहीं सोच रहा। उसके चेहरे का रंग फक हुआ। ये बात तो वो भूल ही गई थी। अब वो फिक्रों में पड़ गई। मैं इसे जाहिर ही नहीं होने दूंगी ऐसा कुछ हुआ है, उसने सोचा। साफ मुकर जाऊंगी, बोलूंगी तुम्हारा वहम है, तुम्हें अपना होश नहीं था तो थप्पड़ का होश कहाँ से आ गया। हिम्मत मजतमा करके उसने फारिस की तरफ दोबारा देखा। इस बार सही मायनों में फारिस की निगाहों का तासुर उस पर वाज़ेह हुआ था। शायद तज़हीक का तासुर था। इस्तज़ाया निगाहें थीं। कुछ तो था आग और बर्फ जैसा, मंजमद करता, जलाकर राख करता हुआ। जन्नत के लब भींच गए, भवें सिकुड़ गईं। लाहौर से वापसी के बाद उससे किए जाने वाले सारे वादे उसे एक ही लम्हे में याद आ गए। इन हदूदों कयूद और फैसलों का भी इदराक हुआ जिनकी पादाश में उसने वजदान हाउस में अपनी नकलो हरकत को कम कर दिया था। उसे याद आया 24 घंटे पहले तक वो फारिस वजदान की तरफ नजर उठाकर देखती भी नहीं थी। और ये भी कि उसने खुद को उसके घर में अजनबी मुसाफिर कर लिया था। अपने ताल्लुक को जैसे मिसेस शिराजी से शुरू करके मिसेस शिराजी तक ही महदूद कर लिया था। मगर अब वो पिछले 24 घंटों के साथ उसके साथ अस्पताल में मौजूद थी। फारिस वरदान की मिसेस होने के नाते कुछ काम वो भी सर अंजाम दे रही थी। यानी कि उसके साथ साथ रहना, ये सेब काटना और उस पर भी फारिस की नजरें। वो जानती थी फारिस मिर्जान कभी भी इसके बारे में मस्बत नहीं सोचेगा। वो हर बार और हमेशा की तरह उसके उठाए गए हर इकदाम के पीछे कोई गर्ज ढूंढेगा। इससे कबल कि वो अभी ऐसा ही करे, उसे उसकी नजरों में गिराए, तो हीन करे या फिर उसकी इज्जत नफ्स पर चोट करे, बेहतर है वो कुछ बातें खुद ही उस पर अयां कर दे। ये मत समझना मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सेब काट कर दे रही हूँ। डॉक्टर बुखारी का हुक्म है। सख्त लहजा था, गुस्सा था, गफ्की थी कि अब मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे तज़ीक आमेज निगाहों से मत देखो। बिस्तर पर आरामदेह हालत में नीम दराज वो खामोशी से देखे गया। उसने दूसरा सेब उठा लिया, उसे लब भींच कर नफासत से काटने लगी। जैसे सजा काटी जाती है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, खुद को बेवा होने से बचाया है, अपना भला सोचा है। वरना जिस तरह तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तुम्हारी रत्ती बराबर परवाह नहीं है।
सर उठाकर सर्द नजरों से फारिस वरदान को देखना चाहा। मोबाइल स्क्रीन पर निगाह जमाए उसका मुतबस्सम चेहरा। जन्नत साकित हो गई। वो मुस्कुरा रहा है। बखुदा वो मुस्कुरा रहा है। किस लिए? कोई लतीफा सुनाया है उसने? और ये भी मत सोचना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा। अपनी बात अधूरी रह जाने और बर वक्त उसका रिस्पांस मिल जाने पर वो चुप हुई थी। वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा था, कुछ टाइप कर रहा था यकीनन। अंदाजा मसरूफियत लिए हुए था। कुछ देर पहले तक जो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था, उसकी जगह अजली सर्द मेहरीनी ले वो मुस्तरिब हुई। फिर सेब की प्लेट उसके बिस्तर पर रखकर पलटने ही लगी थी कि उसका दाहिना हाथ फारिस की गिरफ्त में आ गया। जन्नत का दिमाग जैसे भग से उड़ा। झटके से मुड़कर उसने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था। जन्नत के होश उड़ गए। आंखों में खौफो हरास फैल गया। ऊपर से उसकी गहरी आंखों का तासुर, बर्फ और आग का मुश्तरका तासुर। जन्नत की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो जो सोचे हुए थी कि फौरन से मुकर जाएगी, डट जाएगी या लाजवाब कर देगी, तो मेरा हाथ छोड़ो। कुछ मेरा हाथ छोड़ो। कुछ मतवहश होकर उसने अपना हाथ खींचा। इस हालत में भी फारिस की गिरफ्त किसी आईनी शिकंजे जैसे थी। हालांकि डॉक्टर बुखारी उसे सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे कि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पहले जवाब दो। मैं जवाब देने की पाबंद नहीं। जरा सा रौब दिखाना चाहा, नतीजतन गिरफ्त सख्त हुई। नहीं, ये वो वाला हाथ नहीं था। बेबसी से चिल्लाई। हालांकि मुस्लिम हाथ यही था। ठीक है, दूसरा हाथ दो। पहले तुम ये छोड़ो। अपनी कलाई घुमाकर खींचते हुए वो बहुत खौफजदा लग रही थी। पहले तुम दूसरा हाथ दो। गिरफ्त के साथ साथ फारिस का लहजा भी सख्त हुआ था। जन्नत ने पूरा जोर लगा दिया मगर फारिस ने हाथ नहीं छोड़ा। एक लम्हे के लिए जैसे कोई मंजर आंख के पर्दों पर लहराया। सिद्रा की शादी, पार्किंग एरिया, रात की तारीकी, जमान सफ्तर। वो जमान का चेहरा था। गिरफ्त भी जैसे उसकी ही थी। एक लहजे के लिए उसे लगा उसका हाथ ना छुड़ाया तो मर जाएगी। उसने छुड़ाने की कोशिश भी की थी। इस रात भी एक तमाशा बना था। उस रात भी एक कहानी इसकी जात से मंसूब हुई थी। जमान को ठुकराए जाने का एहसास माँ इस थप्पड़ के मुश्तइल किया हुआ था। वो जो रोहीना चची के घर उनके टेरिस पर इस वक्त पड़ा जब बगैर इजाजत के उसके कमरे में आ गया था। इनकी ये उन दिनों की बात थी जब उसका रिश्ता जमान से तकरीबन तय हो चुका था, मगर फारिस से शादी के बाद से वो जैसे मौके के इंतजार में था कि कब वो जन्नत कमाल से अपनी तौहीन और बेइज्जती का थप्पड़ का बदला ले सके। और ये मौका उसे कब मिला था? कुछ देर पहले तक वो जो मजबूत नजर आ रही थी, इसी सिरत से मिट्टी के ढेर की तरह भरभरा भी गई। प्लीज छोड़ दो, प्लीज। वो छोटे बच्चे की तरह एकदम फूट फूट कर रो दी। उसकी आंखों में नफी, खौफ, वहशत, हाथ छुड़ाने की दीवानावार जुस्तजू। फारिस की गिरफ्त यकदम ढीली पड़ गई। रोती सी सकती आंखों के साथ अपना हाथ छुड़ाकर वो उसी वक्त कमरे से निकल गई थी। इसके बाद वो अंदर नहीं आई थी। डॉक्टर बुखारी के अलावा चंद एक दोस्त भी उससे मिलने आ चुके थे। अदील अहमद भी कंपनी के कुछ मामला डिस्कस करने आया था। मिसेस शिराजी से भी उसकी बात हुई थी, मगर जन्नत कमाल दोबारा कमरे में नहीं आई थी। मगरिब से पहले ही नर्स ने उसे ड्रिप लगाई थी। कुछ अद्वयात का असर था और कुछ इसम महलूल का भी, जो उसकी नसों में सिरायत कर रहा था, वो कि वो सो गया था। और फिर रात के जाने की पहर जन्नत के मुसलसल बजते मोबाइल की आवाज से उसकी आंख खुल गई। दवाओं के जेर असर होने की वजह से उसे इर्तिकाज करने में कुछ दिक्कत हुई थी। वजूद भारी हो रहा था। वो मुश्किल कोहनियों के बल ऊपर होते हुए उसने अतराफ में निगाह दौड़ाई। जन्नत कमरे में नहीं थी। उंगलियों से आंखें मसलते हुए किसी कदर कोशिश से वो उठ बैठा था। अगर उसका हैंडबैग और मोबाइल टेबल पर ना पड़े होते तो वो यही समझता कि वो चली गई है घर। तहाँ वो हॉस्पिटल में ही मौजूद थी, मगर यहाँ नहीं रही आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसने आंखों के सामने जन्नत का रोता ससकता चेहरा लहरा गया। घर की तरह अब भी वो हॉस्पिटल के किसी कोने में रोती पाई गई तो? लब फेंच कर उसने बेइख्तियार अपनी पेशानी को मसला। कुछ सोचकर वो बाहर आ गया। चंद कदम उठाने से ही उसका तनफ्फुस फूल गया। पेशानी अरकालूद होने लगी थी। वार्ड में वो नहीं थी। यकीनन वो नीचे होगी या फिर बाहर लॉन में। उसे गुस्सा आने लगा। सीढ़ियां उतरकर उसने वेटिंग एरिया का रुख किया, तभी वो उसे सामने बैठी दिखाई दे दी गई थी। इतराफ से अक्सर बेनियाज लबों पर मुस्कुराहट से जाए वो 3-4 माह के नन्हे से बच्चे को बाहों में लिए उसे फीडर से दूध पिला रही थी। बच्चा उसकी गोद में पुरसुकून था। वो हर थोड़ी देर बाद उसका नन्हा सा हाथ था, उसका माथा, उसका गाल चूमने लगती थी। अतराफ में बिखरी सफेद रोशनियों में वो इस पर निगाह जमाए खड़ा रह गया।
वो मंजर किसी ख्वाब, किसी ख्याल का सा था। आई एम रियली सॉरी मैंने आपको ज़हमत दी। स्याह पैंट शर्ट में मलबूस 26-27 बरस का नौजवान चेहरे पर थकन और परेशानी के तासुरात लिए रूम से निकलकर जन्नत के पास आ गया था। आप अपने बच्चे को ज़हमत कह रहे हैं? जन्नत ने सर उठाकर जरा सी खफगी दिखाई। जवाबन वो मुस्कुरा दिया। पिछले कई घंटों से वो इस अनजान लड़की उसका बच्चा संभाल रही थी। वो इसका बेहद शुक्रगुजार था। मेरी मदर अभी आती ही होंगी, वो कह रहा था। इट्स ओके, आप परेशान मत हो। अगर कोई नहीं भी आता तो मैं इसे संभाल लूंगी। जन्नत ने नीलगुम कंबल में सोए हुए बच्चे पर डाला। अब आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? बेहतर है। वो जरा फासले पर बैठ गया था। इसे आप मुझे दे दें, आप थक गई होंगी। उसने बच्चे को लेना चाहा। जन्नत इनकार करने ही वाली थी, निगाह फारिस वरदान पर पड़ गई। कुछ देर पहले जब वो कमरे में गई थी वो तो गहरी नींद सो रहा था, और अब कुछ हैरत कुछ बेयकीनी से उसने कलाई मोड़कर वक्त देखा। बच्चे को उसके बाप के हवाले करके फौरन से उठ खड़ी हुई। फिर इसी सिरा से कदम उठाती उसके पास आ गई। चेहरे पर सुबह के वाकये का अब कोई तासुर नहीं था, बस वही खफकी थी, गुस्सा था, अजनबियत थी जो लाहौर से वापसी के बाद से उसका खासा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दबी आवाज में झाड़ कर पूछा। वो खामोश था। वो खामोश ही रहा। तुम्हारा अस्पताल से डिस्चार्ज होने का कोई इरादा है भी या नहीं? वो तब भी खड़ा रहा। उसकी निगाह खामोशी के गैर मामूली तासुरात को देखकर जन्नत उलझन में पड़ गई। शायद वो अब भी नींद में ही था, वरना वो उठकर बाहर क्यों आता, बुत बनकर खड़ा क्यों रहता, और उसे भी ऐसे क्यों देखता जैसे पहली बार देख रहा हो। गहरा तनफ्फुस लेकर खुदा की पनाहों में आते हुए उसने कुछ महतात होकर फारिस की बाजू पर गिरफ्त जमाई और अपने साथ ले जाने लगी। उसके साथ चलते हुए वो बहुत आहिस्ती से कदम उठा रहा था, जैसे बमुश्किल उठाने पड़ रहे हों। आधे से ज्यादा कुवत तो खुद जन्नत को ही लगानी पड़ रही थी। बेड पर बिठाते हुए जन्नत ने बल्ब जला दिया, फिर लिहाफ भी हटा दिया। तुम सुबह से बाहर क्या कर रही हो? आवाज बोझल थी, मगर सवाल पूरे होशो हवास में ही पूछा गया था। जन्नत ने डरकर यूं झटका खाया जैसे रात के सन्नाटे में किसी भूत ने मुखातिब कर लिया हो। पीसी सिरा से वो ऐसे पीछे हटी जैसे पहले वाला फारिस कोई और हो और अब वाला फारिस कोई और हो गया हो। तुम एक्टिंग कर रहे थे? आवाज सदमे से फट गई थी। किस बात की? जन्नत ने लब भेंचकर मुठ्ठियां बंद करके उसे इंतहाई गुस्से से देखा। अभी तुम ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे तुम्हें अपना कोई होश नहीं। सर लहजे में जुर्म की निशानदेही की गई। रियली, ये कब की बात है? बेड पर लेटते हुए उसने कुछ हैरत से पूछा। जन्नत को जैसे आग लग गई। अच्छा मजाक बन रहा था उसका। यही कमी रह गई थी कि अब तौहीन के साथ साथ उसे बेवकूफ भी बनाया जाएगा। मुठ्ठियां भींच कर जब्त करती वो इसी वक्त कमरे से चली गई। दोबारा उसकी वापसी नर्स के साथ भी खूब शिकायत लगाकर लाई थी। वो इसे क्या मरीज वार्ड के चक्कर लगाता फिर रहा है और आराम करने की बजाय बातें बनाए जा रहा है। मगर नर्स ने देखा कैसे वो मरीज गहरी नींद सो रहा था, कैसे उसकी बीवी खामखा उस पर इल्जाम लगाए जा रही थी। अस्पताल में एडमिट होने वाले बेशतर शौहर साबिर होते हैं और बीवियां जालिम। वो चली गई तो जन्नत ने लब भींचकर फारिस को देखा। वो करवट के बल आंखें बंद किए लेटा था। उसने सर नहीं उठाया था, मजीद कोई बात भी नहीं की थी। वो खफकी के आलम में सर झटके सोफे पर जा बैठी थी। सीन बदलता है। स्याह जीन्स के साथ ऑफ वाइट शर्ट पर सुरमई राउंड नेक स्वेटर में मलबूस वो अपने स्याह स्नीकर्स की तस्में बांधकर जब सीधा हुआ तो निगाह जन्नत कमाल पर जा ठहरी, जो डॉक्टर बुखारी से काफी बेतली से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था और जन्नत इस फैसले से कतई खुश नहीं लग रही थी। अजीब उलझा हुआ सा अंदाज था उसका। खौफजदा सी हो रही थी। वो कुछ कुछ परेशान भी थी, जैसे एक महफूज आशियाना छूट रहा हो। गाड़ी में भी वो दरवाजे की तरफ काफी सिमट कर बैठी थी। बाजू सीने पर बांधे रखे थे, हाथ छुपा रखे थे। शॉल अच्छी तरह से ओढ़ रखी थी। दौरान सफर उनके माबैन कोई बात नहीं हुई थी। घर पहुंचकर भी खामोशी हायल रही थी। खाने की मेज पर मिसेस शिराजी के कमरे में शाम की चाय पर उसका अंदाज कुछ उलझा हुआ सा था, जैसे वो मौजूद है और नहीं भी। उसकी तमाम तर कोशिश यही थी कि वो बस किसी तरह इधर उधर के कामों में उलझी रहे। जब वो आराम की घर से अपने कमरे में गया तो वो जानबूझकर ही नीचे लाउंज में बैठी रही, हालांकि थकावट उसे भी थी। अस्पताल में बेआरामी आराम वो भी तो हुई थी, मगर उसे फिलहाल कमरे में नहीं जाना था। जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ दिमाग पर सवार हो गया था। चैनल पर चैनल बदलते हुए उसने अक्सा को भी अपने पास ही बिठाए रखा। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट सामने ही धरी थी। मैगजीन के सफ़े खुले पड़े थे। किसी आर्टिकल को यकसुई से पढ़ा जा रहा था। वो सोफे पर थी और अक्सा फ्लोर कुशन पर। अक्सा, कुछ सोचकर उसने बड़े ही राजदाराना अंदाज में उसे मुखातिब किया था। जी जन्नत आपी। जन्नत ने ही उसे मना कर रखा था कि वो उसे बीबी ना कहे।
तुम्हें क्या लगता है मर्द इस बात को कितना सीरियस लेता है अगर कोई औरत उसे थप्पड़ मार दे? अक्सर का तेजी से चलता मुंह रुक गया। टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर उसने जन्नत को देखा। कैचर में जकड़े शहद रंग बाल, जिनकी कुछ लटें मुतफक्कर सी मोमी चेहरे पर बिखरी हुई थीं। ये जो मर्द होते हैं ना आप ही, बड़े ही अजीब होते हैं कसम से। किसी औरत से पड़ने वाले थप्पड़ को अपनी अना और इज्जत का मसला बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब हर सूरत इंतकाम ही लेना है। अक्सा ने अपने मखसूस अंदाज में बात करके सस्पेंस की इंतहा कर दी। कैसा इंतकाम? जन्नत के लब हिले। वो इतनी कमजोर और बेबस कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। गोया उसे फारिस वजान से किसी भी अच्छाई की तवक्को नहीं थी। अमीर ज्यादा सीरियल किलर हायर करते हैं, कुछ अगवा भी करवा लेते हैं, कुछ सारी उम्र के लिए कैदी बना लेते हैं और कुछ। जवाब फारिस वरदान ने दिया था। उसे इतना अचानक से दिया था कि वो हमारे बोखलाहट से उछलकर खड़ी हुई थी और फिर इसी सरस से उसने मुड़कर पीछे देखा था। सर में ट्राउजर पर हल्के आसमानी रंग के स्वेटर में मलबूस लापरवाह से हिलिये में वो जेबों में हाथ डाले खड़ा था। सर निगाहें जन्नत के चेहरे पर जमी थीं। कंधे से फिसलती शाल को ठीक से ओढ़ते हुए जन्नत ने हलक से गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारा। अक्सा का लिहाज करके अपनी घबराहट कर काबू पाया और खौफ को भगाकर सर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल अक्सा से पूछा गया था, जरा सख्ती से पूछा गया था। जन्नत, आप ही ने कहा कि उन्हें नींद नहीं आ रही तो तुमने सोचा बैठकर लोरी सुना देती हूँ, शायद इस तरह आ जाए। अक्सा ने गड़बड़ाकर फारिस को देखा, फिर सर झुका लिया। जाओ। हुक्म मिलते ही वो पैरों में चप्पल लड़सती अपना मैगजीन संभालती फौरन रोपोश हो गई। अब लाउंज में जन्नत खड़ी थी और सामने फारिस। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। खौफ किस बात का था आखिर? उससे डर क्यों रही थी? एक थप्पड़ ही तो था जो कि नागजीर था, बेदर्दी और नफरत के साथ दोबारा धकेला था इसने। बेदर्दी और नफरत के साथ 2 बार धकेला था उसने, जैसे कोई अछूत हो जिसके करीब आने से उसकी मौत वाकई हो जानी थी। ऐसी सूरत में अगर उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? वो भी तो सख्ती दिखाता रहा है, कमरे से निकालता रहा है, वो भी तो उसे पार्किंग एरिया में छोड़कर आया था। तेजी से भागता दौड़ता जहन रुक गया, सूखे पत्ते की तरह लरसता दिल थम गया। हिम्मत मजतमा करके उसने सर उठाया, लब भींच कर फारिस की आंखों में आंखें डाली ताकि ये तासुर दे सके कि वो हरगिज हरगिज उससे खाइफ नहीं। फारिस अगले चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, वो भी डटकर खड़ी रही। थप्पड़ की सजा डायरेक्ट मुझसे पूछ लो। फिर आखिर उसने खामोशी का कफ तोड़ा। सजाएं गलतियों की होती हैं और मैंने कोई गलती नहीं की, यानी तुम्हें कोई पछतावा, कोई एहसास नहीं? जन्नत ने आंखें फैलाकर उसे देखा। ये पछतावे और एहसास की बात कौन कर रहा है? किस बात का पछतावा? लहजे में कहर भरकर पूछा। शायद तुम्हें याद नहीं, 2 बार धकेला था तुमने मुझे। 2 बार उंगलियां खड़ी करके दिखाई। तो फिर तुम दूर क्यों नहीं हुई? ओ हाँ, याद आया, तुम्हें डर था तुम बेवा ना हो जाओ। फारिस का लहजा इस्तेजाया हुआ। जन्नत का चेहरा मारे खिफत के सुर्ख हो गया। काश वक्त उसे पीछे ले जाए और अस्पताल में सेब काटते हुए खुद को एक थप्पड़ से नवाज सके। ए काश, ए काश। हाँ, मुझे अपनी फिक्र थी, बहुत ज्यादा फिक्र थी। तुम्हें इससे क्या? डट कर जम कर एक बार फिर सर उठाकर घर आई। जेबों में हाथ डाले जरा सा सर झुकाकर वो मुश्किल कंधों तक पहुंची। जन्नत कमाल को अगले चंद लम्हों तक देखता रहा, फिर सर झटक कर जाने के लिए मुड़ गया। उसका रुख ऑफिस रूम की तरफ था, गोया वो अपने किसी काम से ही नीचे आया था। एक सर्द नजर उस पर डालती वो जीना तय करती कमरे में चली गई। उसने तकिया और कंबल उठाया और फिर तन फन करती सिटिंग एरिया में सोफा कम बेड पर जा सोई। तेवर बिगड़े हुए थे, जबड़े भींचे हुए थे और आंखों में गुस्से के साथ साथ बेराम सी खफगी लहरा रही थी। स्टडी रूम में वो पिछले 1 घंटे से मौजूद था। फाइल्स देखते, साइन करते, जरूरी रिपोर्ट्स का सरसरी सा जायजा लेते उसे काफी की तलब हुई थी तो वो उठकर बाहर आ गया था। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी समाज से जन्नत की आवाज टकराई तो रफ्तार खुद ही मध्यम हो गई। पहले उसका ख्याल था वो मम्मी से बात कर रही होगी, मगर वो तो इस वक्त तक सो जाती थी। किचन की तरफ देखते हुए सीढ़ियों के पास ही रुक गया था, यूं कि अब वो ओपन किचन एरिया को भी हिस्से से बासानी देख सकता था। अब देखिए मुझे, मैं कहीं से आपको परेशानी अपसेट लग रही हूँ? मोबाइल किचन काउंटर टेबल पर स्टैंड पोजीशन पर रखकर वो उल्टे कदम पीछे होकर मुस्कुराई थी। स्क्रीन पर सायरा खाला का चेहरा वाजे था, उनके लबों पर मधम से मुस्कुराहट उभरी थी मगर आंखों में फिक्र ठहर रही थी। काउंटर टेबल के साथ टेक लगाते हुए अब बराह रास्त उन्हें देखने लगी थी। पूरे 1 हफ्ते बाद जन्नत ने उनकी कॉल रिसीव की थी, पूरे 1 हफ्ते बाद खुद से राब्ता किया था। तुमने फारिस से बात की? किस बारे में? जो कुछ उस रात हुआ था। झुके सर के साथ जन्नत ने नफे में सर हिला दिया। क्यों? मैंने जरूरी नहीं समझा था। आहिस्तगी से मुड़कर बर्नर बंद कर दिया, चाय केतली से कप में उंडेलने लगी। अब देखें, गलती तो मेरी ही है ना?
फारिस ने तो कहा था साथ चलो, मैंने जिद की थी सिदरा का वलीमा अटेंड करके ही जाऊंगी। पिलर के पीछे सीढ़ियों के पास जेबों में हाथ डाले वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा रहा था। तुम्हारे खालू सफदर भाई से मिले थे, वो बात भी की थी, समझाया भी था, लेकिन तुम तो जानती हो जमान किस नेचर का है। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। उसने मुड़कर अचंभे से सायरा खाला को देखा, फिर हंस दी। उसकी हंसी खोखली थी, उसकी आंखें झूठी थीं, उसके तासुरात मसनूई थे, उसकी बहादुरी धोखा थी। मैं सोच रही थी अगर मैं फारिस को इत्मीनान में लेकर बात करूं, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल। आप ये कैसी बातें कर रही हैं खाला? जन्नत ने फौरन उन्हें टोक दिया। जन्नत, मैं जानती हूँ कि आपने पहले भी उसे धोखा दिया, आप अब भी उसे धोखा देंगी। उसका रवैया बदला था, उसकी हिम्मत बिखरी थी, उसका हौसला टूटा था। सायरा खाला सदमे से गंग उसे देखती रह गई। जन्नत, वो फिर लफ्ज गोया खत्म हो गए, वो मजीद कुछ कह ही ना सकी। वादा करें आप ऐसी कोई बात इससे नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। उसने दो टोक लहजे में कह दिया था। सायरा खाला उसे बेबसी से देख कर रह गई। मेरी जिंदगी में सब नॉर्मल है, मैं नहीं चाहती फिर से कोई तूफान उठे और मेरा तमाशा बने, लेकिन जमान चुप नहीं बैठेगा। सायरा खाला को बस यही फिक्र थी। जन्नत से आगे कोई जवाब नहीं दिया, ना परेशान हुई ना खौफ का इजहार किया, ऐसे जैसे ये मसला कोई मसला रहा ही ना था। मुझे तुम्हें शादी अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। काफी देर तक जब वो कुछ ना बोली तो उन्होंने कहा, आपने फोर्स नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से आई थी। पूरे एतमाद के साथ उसने झूठ बोला। फिर एक लम्हे का तवक्कुफ किया। आप मेरे लिए इस तरह फिक्रमंद होती रही तो मुझे अच्छा नहीं लगता खाला। ठीक है, बड़े बाबा ने आपको वसीयत की थी मेरे बारे में, लेकिन आप ये भी तो देखें कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आंटी मुझे बहुत चाहती हैं। चाय का घूंट उस भरकर उसने फिर उन्हें देखा। वो खामोश थी। अगर फैसल भाई कह रहे हैं तो कनाडा शिफ्ट हो जाने में हर्ज ही क्या है? अब तो सिद्रा की भी शादी हो गई है, मैं भी अपने घर की हो गई हूँ। अब तो आपको मुकम्मल सुकून से चले जाना चाहिए। सायरा खाला ने पूरी बात खामोशी से सुनी, फिर कुछ याद आ जाने पर उन्होंने फारिस से मुतल्लिक पूछा। उन्हें गालबन मिसेस शिराजी ने ही बताया था कि वो 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहा है और बातों के दौरान उन्हें पूछना याद ही न रहा। जन्नत के तासुरात एकदम बदल गए। बमें गैर महसूस अंदाज में सुकड़ गईं। गैस व्हाट? उसे कैट एलर्जी है, क्या आप यकीन कर सकती हैं? मेरे शौहर को कैट एलर्जी है। इस तमाम अरसे में सायरा खाला के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट बिखरी थी और वो फिर से हंस पड़ी। जन्नत बिल्लियों के लिए कितनी दीवानी थी, इनसे बेहतर को और कोई नहीं जान सकता था। मैंने सोचा था यहाँ सेट हो जाऊंगी, फिर बिल्ली पाल लूंगी। मैंने मिसेज यजानी से बात तक कर ली थी, उनकी ईरानी कैट का एक बच्चा मैं लूंगी। और अब? गहरा तनफुस लेकर उसने बेबसी से हाथ उठाकर ढीले छोड़ दिए। आपको कम से कम रिश्ता तय करने से पहले ये तो मालूम करवा लेना चाहिए था लड़के को बिल्लियां पसंद भी हैं या नहीं। वो अब उन पर खफा हो रही थी। इतना सीरियस मसला तो नहीं होगा जन्नत। वो 2 दिन अस्पताल में रहा है खाला, अब आप कुछ समझ जाएं उसके लिए कितना सीरियस मसला है। तो ठीक है, दूर दूर से बिल्लियों को हेलो हाय कर लिया करो, अब शौहर के लिए इतना तो करना पड़ेगा। खाली कप सिंक में धोते हुए जन्नत ने जरा सी खफगी के साथ उन्हें देखा। आपको मेरा गम गम नहीं लग रहा? नहीं बच्चे, मैं आपकी गम में बराबर की शरीक हूँ। वो हंस दी। अच्छा, ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। दुपट्टे के साथ साथ कुछ करती है, मोबाइल तक स्क्रीन की तरफ झुकी। कौन सी बात? यही कि फारिस को बिल्लियों से एलर्जी है। मुझे लगता है घर में मुलाजमों को भी नहीं मालूम। एक तरह से ये ठीक भी है। अगर ये बात बाहर निकले, किसी को पता चल जाए फारिस का रिएक्शन कितना शदीद होता है, तो यकीनन उसके दुश्मन इस बात का फायदा उठाना चाहेंगे, है ना? खाला उसकी सोच पर अंगश्त बन निदान रह गई। ये बड़े बड़े कारोबारी लोगों के दुश्मन भी तो बड़े बड़े होते होंगे। खाला उसकी सोच पर हैरान हो रही थी। ये ख्याल उनके जहन में एक लम्हे के लिए भी नहीं आया था। अक्सर भी सारा वक्त मेरे साथ रही, लेकिन मैंने उसे भी भिनक नहीं पड़ने दी कि वो अस्पताल में किस वजह से है। बहुत मोहतात अंदाज में संजीदगी और समझदारी से वो उनसे बात कर रही थी, अंदाज से पुरस्कारियत लिए हुए था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उन्होंने एतराफ किया। तभी कदमों की आहट पर उसने बेसाख्ता सर उठाया, फिर घूमकर काउंटर टेबल की तरफ आई और वहीं से उसने बहुत आगे तक देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अच्छा खाला, आपसे फिर बात होगी। उनको अलविदा करके उसने किचन की लाइट्स ऑफ कर दी। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसकी नजर बेसाख्ता ही ऑफिस रूम की तरफ उड़ गई। दरवाजा खुला हुआ था और फारिस रजदान रैक से कुछ फाइल्स निकालता नजर आ रहा था। सर झटक कर वो सीढ़ियां चढ़ गई। मुझे गिरने से डर नहीं लगता खान, मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी, फिर खुद उड़ गई। अब भी अगर गिरूंगी तो उठने की हिम्मत है मुझ में। ऑफिस चेयर पर बैठते हुए उसने फाइल टेबल पर रख दी। जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाते हुए वो मुसलसल अपनी पेशानी मसल रहा था।
फिर तारीख के साथ-साथ शादी हाल की तफसीलात से आगाह करते हुए उसने अदील अहमद से 10 से 12 के दरमियान पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली थी। सीन बदलता है। उसने सारा दिन खुद को मिसेस शराज़ी के साथ मसरूफ़ रखा। काफ़ी अरसे के बाद उसके इसरार पर वो कुदरती मनाज़िर की एक पेंटिंग बना रही थीं। उनके स्टूडियो में छोटे साइज़ कारपेट पर बैठकर वो भी कैनवस पर ऐसे ही रंग बिखेरने लगी थी। सब्ज़, सुनहरा, स्याह, सुर्ख, गुलाबी रंगों से खेलते उसकी तवज्जो एक बार फिर फ़ारिस मर्दान के बॉक्स की तरफ चली गई। हाथ बढ़ाकर उसने बॉक्स अपनी जानिब घसीट लिया। एक बार खोलकर वो अशिया का जायज़ा लेने लगी। नीचे बहुत नीचे तस्वीरों का एक एल्बम भी था। रुख बदलकर उसने मिसेस शिराज़ी की तरफ देखा। गो कि वो जानती थी कि उन्होंने देख भी लिया तब भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर फिर भी जाने क्यों वो कुछ मोहताज सी हो रही थी। उसने एल्बम खोल दिया। पहली तस्वीर सामने थी। सुनहरी आँखों में बिला की मासूमियत लिए वो 4-5 साल का एक खूबसूरत बच्चा था। धूप में उसकी रंगत गुलाबी हो रही थी, शहद रंग की आमेज़िश लिए चॉकलेटी रंग के नर्म और मुलायम बाल कतरे लंबे थे, उसकी परेशानी पर बिखरे गर्दन तक आते हुए। आँखों में इश्तियाक और तजस्सुस लिए वो सफ़े पलटती गई। बेड पर अलमारी के सामने दरख्त के नीचे सरसब्ज़ मैदान के वसत में रिज़ल्ट कार्ड लेते हुए, ट्रॉफ़ी जीतते हुए, खेल के मैदान में घोड़े की पुश्त पर 6 से 16 साल तक के फ़ारिस फरदान की तस्वीर उसके सामने थी। मगर वो कहीं भी मुस्कुरा नहीं रहा था, हर तस्वीर में वो अकेला था। हर तस्वीर में उसके तासुरात भी एक से थे। फैमिली का कोई एक फ़र्द भी उसके साथ नहीं था, हत्ता कि मिसेस शराज़ी के साथ भी उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। एल्बम के आखिर में एक तस्वीर थी, सरसब्ज़ बाग का मंज़र था, वो शाहबलूत के साए में लकड़ी की बाड़ के पास खड़ा था। लुढ़कता हुआ फुटबॉल उसकी तरफ आ रहा था, वो जिस तरफ से आ रहा था, उस तरफ 5 साल की बच्ची खड़ी थी। उसकी पुश्त कैमरे की तरफ थी, सर ऊँचा किए उसने जोश से हाथ ऊपर उठा रखे थे। उसकी सफ़ेद फिराक पर जगह-जगह धब्बे लगे थे, सफ़ेद जुराबें तो मुकम्मल तौर पर मट्टी से हटी हुई थीं। पूरे एल्बम में सिर्फ़ एक यही तस्वीर थी जिसमें एक टीनेजर फ़ालिस के लबों पर मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। ज़िंदगी से भरपूर खूबसूरत मुस्कुराहट। ऐसे लगता था जैसे ये तस्वीर उसकी बेखबरी में ली गई हो। यकयक किसी ने उसके हाथ से एल्बम ले लिया। उसने चौंक कर सर उठाया, साँस रुक सा गया। उसे नागवारी से देखते हुए फ़ारिस ने बॉक्स में एल्बम फेंका, झट से बंद किया और उसे उठाकर अलमारी के ऊपरी खाने में रख दिया। अब कम से कम वो अक्सा की मदद के बगैर उस बॉक्स तक नहीं पहुँच सकती थी। फ़ारिस मिसेस शिराज़ी के पास चला गया, उनके गिर्द बाजू हमाइल करते झुका तो मिसेस शिराज़ी ने मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा। "तुम कब आए?" "अभी-अभी।" स्टूल खींचकर वो उनके पास ही बैठ गया। अब वो कैनवस पर सफ़ेद फूल को देखकर रहा था जिसमें मिसेस शिराज़ी सुर्ख लकीरों का इज़ाफ़ा कर रही थीं। उसने अपनी माँ के पुरइश्तियाक चेहरे को देखा, फिर रंग से अटे उस ब्रश को। "बिल-आख़िर आपने ब्रश उठा ही लिया," वो मुस्कुराया। "ये जन्नत की वजह से मुमकिन हुआ। सब कुछ सेट करके मुझे बिठा दिया कि कुछ बना दें, उसे बेडरूम में लगाना है।" फ़ारिस की निगाहें बेसाख्ता जन्नत तक गईं। सर झुकाए वो एक बार फिर बिला वजह के रंग फैलाने लगी थी। "गोया मुझसे ज़्यादा अहम आपकी बहू है," उसने शिकवा किया। जन्नत के कान खड़े हो गए। मिसेस शिराज़ी हँस दीं। "जेलस हो रहे हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। मैं अपनी बेटे की कोई बात टाल नहीं सकती। अगर जो मैंने आपको आपकी बेटी के करतूतों से आगाही दूँ, तो क्या आप तब भी उसकी किसी बात को नहीं टालेंगी?" जन्नत के चेहरे का रंग फ़क हुआ, आँखों में खौफ़-ओ हरास फैल गया। "हाँ, तब भी नहीं। बाय द वे तुम्हें उससे क्या मसला है?" अब्दुल गफूर शिकायत कर रहा था, "गुलाब की पत्तियाँ खाने का बहुत शौक है आपकी लाडली को।" मिसेस शिराज़ी ने हैरान होकर जन्नत को देखा। वो मुतवहिश से अपनी जगह बैठी रह गई। हालाँकि बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर उसके तासुरात वो हँस दीं। "वेरी जन्नत, मुझे भी ट्राई करना चाहिए।" साथ ही फ़ारिस को अपने इरादे से आगाह किया। फ़ारिस अपनी माँ को देखकर रह गया। "आपकी आँतें खराब हो रही हैं मम्मी?" उसकी हँसी बेसाख्ता थी। "मैं खाने का इंतज़ाम देख लूँ।" वो माज़रत चाहते हुए इस वक़्त उठकर चली गई थी। फ़ारिस ने मिसेस शिराज़ी से ये क्या कहा था? वो शिद्दत से धड़कते दिल के साथ अगले कई लम्हों तक राहदारी में ही खड़ी रही थी।